हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे और अभी हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो भी 67वीं का जो मेंस होगा इसी साल होगा, और इसी साल के लिए ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण हो या बजट हो, ये पूरा का पूरा आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस पर आपको बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल से आपको इस पे प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करना होगा, जिससे इसको इतने अच्छे तरीके से मगअप करना होगा कि ये आपको मेंस में भी आप इसको अच्छे से कोट कर सके, लिख सके, तो आपका मार्क्स जो होगा वो बहुत बढ़िया आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि और हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप ये ना समझे कि सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, बल्कि बिहार के अन्य एग्जाम में पीटी फैक्ट के रूप में ये आ सकता है। इसलिए आप लोग सभी कोई वो इसको अच्छे से तैयार करके रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि मैं जो आर्थिक सर्वेक्षण को तीन पार्ट में डिवाइड करके मैंने इसे देखा है। पहला जो बात मैं करूंगा वो कॉन्सेप्ट के बेस पे बात करूंगा, और उसी के अंतर्गत वाई, क्यों आर्थिक सर्वेक्षण की जरूरत है वो उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद उसमें शुरुआत, कब से इसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और लास्ट वन इज कि इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से पॉइंट्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि पिछला जो एक साल में भारत सरकार ने क्या क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किया है उसको ही आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। और या ये भी कह सकते हैं आसान शब्दों में कि जो पिछला जो बजट बना था वो बजट के अंतर्गत जितने भी चीजें दी गई थी उसी को ही आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में अभी प्रस्तुत किया गया है। और आज जो बजट जो बना है, आज सदन में जो पेश हुआ होगा, उसको भी अगला जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा अगले साल, तो इसी का ही पॉइंट्स को ही अनुमान और क्या बढ़ा है, क्या हुआ है, वो सब के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण का कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब हम लोग आते हैं कि वाई, क्यों आर्थिक सर्वेक्षण क्यों करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे देश की दशा और दिशा को समझने में हमको हेल्प करता है, मदद करता है कि हमारा दशा और दिशा। अब पूछेंगे आपके दशा और दिशा क्या होता है, तो मैं ये बताऊं कि दशा और दिशा यानी कि दशा हो गया वर्तमान और दिशा हो गया भविष्य। मतलब हम वर्तमान और भविष्य की जो है चर्चा करते हैं, और उसके बारे में हमें मदद मिलती है आर्थिक सर्वेक्षण से। तो इसीलिए ये आर्थिक सर्वेक्षण का हम लोग हेल्प लेते हैं या मदद होती है इससे। अब आते हैं आपको दूसरा, शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत हुई कब, तो आपको 1950 से 51 के बीच में इसको सबसे पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया था आपको सदन में। और फिर उसके बाद 1964 की बात करते हैं, तो 1964 में क्या हुआ था कि आपको जब आम बजट पेश जो किया जाता था, उसको 1964 में आम बजट से पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण करने की चलन शुरू हुई। कब से, क्वेश्चन पूछता है कि कब से आपको आर्थिक सर्वेक्षण के चलन होने की शुरुआत कब से हुई है, तो आप बोलेंगे 1964 में हुई है। अब बात करते हैं कि आपको इसका अगर पूछता है, क्वेश्चन करता है आपको कि कब ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कब प्रस्तुत किया गया है सदन में, तो आप बोलेंगे 31 जनवरी 2022 को किया गया है। अब पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन ये करता है कि इसके अंतर्गत के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, तो त्वरित दृष्टिकोण, यानी ये त्वरित दृष्टिकोण है जो आपको ये त्वरित दृष्टिकोण ये थीम है। इस थीम को याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि हाँ कि इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, तो त्वरित दृष्टिकोण हो गया। अब आ जाते हैं, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है 2021-22 में जो है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के 3.9, ठीक है, 3.9%, और उद्योग में 11.8%, और आपको सेवा क्षेत्र में 8.2%। ये डाटा एग्जैक्ट सही है, इसको बहुत जगह से मैंने करेक्शन देख करके इसको किया है। इस डाटा पे आप यकीन करिए और विश्वास करिए, एकदम ये सही है। अब पूछेगा आपको क्वेश्चन, यहां पर ये चीज बनता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, तो वो आपको 3.9%।
यही क्वेश्चन पूछता है कि आपको को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में आपको उद्योग से संबंधित पूछेगा कि इसका कितना परसेंट जो अनुमान लगाया गया था, तो आपको 11.8% ऐसे ही आपको सेवा क्षेत्र में भी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल्स में आना चाहूंगा। ये है मैं एक डायग्राम के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो कृषि अर्थव्यवस्था को जो 3 सेक्टर में बांटा जाता है। पहला जो है आपको ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और ये हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र में बांटा जाता है, क्षेत्र में बांटा जाता है। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो आपको सेवा क्षेत्र आता है। मैं यहां पर इसको इसलिए डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। जैसे अब बोलेगा कि ये जो अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी हुई है, तो आप बोलेंगे कृषि में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या लगी हुई है, तो वो आप कृषि में। अब क्वेश्चन पूछता है कि सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा क्या करता है, तो सबसे ज्यादा पैसा का उगाही कहां से होता है, तो यही है सेवा क्षेत्र। यहीं से पैसा का उगाही होता है, और यही सेवा क्षेत्र जो है ये अपना योगदान जो है हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा देता है। तो हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र देता है, तो सेवा क्षेत्र। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा क्षेत्र में लगा हुआ है, तो कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे आप डील कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना, तो 6.8 अनुमानित है। तो याद रखेंगे राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ, राजकोषीय घाटा का मतलब हुआ कि फिजिकल डेफिसिट। मतलब ये क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, मतलब कि हम उधार जो लेते हैं ना, बस इतना ही समझिए, ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है। उधार जो लेते हैं और वो जो उधार जो लेते हैं उसी को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसी में ही बहुत सारा चीज है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए। और इसका अनुमान क्या किया गया है, 6.8, ठीक है। वो इकोनॉमी का पार्ट, मतलब कि एक डिटेल्स में जब पढ़िएगा, जब समझे होंगे भी ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो बस इसका इतना ये चीज समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2022-23 में, वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। अब जीडीपी को समझना है तो वो हम लोग बाद में समझेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में, या वित्त वर्ष ये भी बाद में हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सीपीआई संयुक्त मुद्रा स्फीति कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेटेड 2021-22 अप्रैल दिसंबर में, ये अप्रैल दिसंबर के अकॉर्डिंग अवधि में ही गणना किया गया है, सुधर कर 5.2% हो गया है। यानी कि पिछले साल जो अवधि में, यही अवधि यानी कि अप्रैल दिसंबर में 2020-21 में 6.6% था, 6.6% था। तो ये डाटा जो है आपको जो सुधर कर 5.2% है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल दिसंबर महीने के दौरान जो है 12.5% था, ठीक है, 12.5% है। इसको थोड़ा सा और हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, जैसे ये सूचकांक के आधार पर, यानी कि हम ये चीज बात करना चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन जो है ना, वो ये इन्फ्लेशन जो है, ये इन्फ्लेशन को ही आपको महंगाई भी बोल सकते हैं, महंगाई के अंतर्गत ये कर सकते हैं, और फिर या आपको महंगाई या आपको मुद्रास्फीति, इसको हम सूचकांक के आधार पर जो है, सूचकांक के आधार पर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। ये पहला हो जाएगा आपको सीपीआई, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपको डब्ल्यूपीआई। यानी सीपीआई हो गया आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसको डब्ल्यूपीआई हो गया, यानी कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। यानी इसको हिंदी में कहेंगे आपको थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। अब ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हो गया, वो हो गया 5.2%,
और थोक मूल्य सूचकांक हो गया आपको 12.5%। तो इसका क्वेश्चन जो पूछेगा कि इस बार के ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो अनुमान लगाया गया है, वो जो सुधर कर जो अप्रैल दिसंबर ऐसे पूछ देगा कि 2021-22 अप्रैल दिसंबर में, तो आप 5.2% बोलेंगे आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और अगर थोक मूल्य सूचकांक पे पूछता है कि थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत थोक मूल्य सूचकांक का कितना रखा गया है, तो वो 12.5 रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें पॉइंट के तरफ चलते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना की गई है। तो 8 से 8.5% की बढ़ने की संभावना की गई है। तो यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि ये 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 की बात कर रही है, यानी कि आने वाले एक सालों में उसके बारे में बात किया गया है 8 से 8.5% तक। लेकिन चालू वित्त वर्ष 2021-22 जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसका विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। मतलब आप ये चीज समझिए कि जो 2021-22 में आपको विकास दर जो है 9.2 रहने का अनुमान बता रहा है। इसका मतलब है क्या कि यहां पर इसको हम देखते हैं कि 9.2 21-22 में, और 22-23 में आपको ये 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये 9.2 था, लेकिन यहां पर ये कर रहा है कि इसका जो रेंज रखा है इससे कम है। ये होने का कारण क्या है, जो अभी जो ओमिक्रॉन आया ना, ओमिक्रॉन जो आया, तो इसकी वजह से जो है ये इतना 8 से 8.5% तक रखने की बात है। तो अब इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 2022-23 में जो विकास दर जो बढ़ने की जो संभावना रखी गई है कितना, तो 8 से 8.5% तक। और जो चालू वित्त वर्ष पूछेगा कि चालू वित्त वर्ष में 2021-22 में विकास दर कितना था, तो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आएगा। अब आते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन ये जीडीपी का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीडीपी वैसे आप जानते हैं कि $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य जो रखा गया है भारत सरकार के जरिए, तो वो आपको 2025 तक रखा गया है। लेकिन ये 2025 तक, अभी 2025 होने में कितने साल है, 3 साल है। तो अभी तक जो 5 ट्रिलियन तक पहुंचने में अभी बहुत कम है। अभी बहुत, ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा आपको कोरोना काल की वजह से जो लक्ष्य जो रखा गया है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मतलब वो 2025 तक पूरा होने की संभावना बहुत कम दिखती है। लेकिन उसको 2025 तक, अगर 2025 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसको पूरा करने के लिए लगभग एक $1.4 ट्रिलियन खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर $5 ट्रिलियन तक वो पहुंचेगा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभी इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कि 2025 तक $5 ट्रिलियन रहने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो उसके अंतर्गत खर्च करने की कितनी आवश्यकता होगी, तो लगभग $1.4 ट्रिलियन। और $1.4 ट्रिलियन कहने का मतलब क्या है कि 104 लाख करोड़ डॉलर, और यहां $5 ट्रिलियन क्या है, तो 5 लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स है जो आपको अक्सर जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं सबको डिराइव किया है, आपको समझाने की कोशिश किया है, उस पर फोकस करवाने की कोशिश किया है। अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि इसका आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 1950-51 में उसका प्रस्तुत किया गया था पहली बार। और उसको आम बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने का कब से शुरुआत हुआ है, तो वो 1964 से। और फिर उसके बाद 31 जनवरी 2022 को आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया गया है। और इसका जो थीम था आपको क्या था, त्वरित दृष्टिकोण था इसका थीम था। अब आते हैं कि अब इसमें जो कृषि से संबंधित, अब पॉइंट में आते हैं कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए जो प्रतिशत रखा गया, जो वृद्धि होगी या बढ़ने की या अनुमान लगाया गया, वो है 3.9%। और
उद्योग क्षेत्र में है 11.8% और फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र में है 8.2%। अब उसके बाद आते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है वो है आपको 6.8% का अनुमान किया गया है जीडीपी का। और फिर उसके बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष में 2022-23 में आपको विकास दर 8 से 8.5% रखा गया है की संभावना है, और चालू वित्त वर्ष में आपको 9.2% रहने का अनुमान है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025 $5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है इस रखा गया है 2025 तक। उसके लिए खर्च करने के लिए जो खर्च करके आप $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए लगभग 1.4 आपको ट्रिलियन डॉलर तक खर्च करेंगे, तभी जाकर के आप 2025 में $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब ये हम लोग का पूरा पॉइंट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि आपको ये जितने भी थे इस पर आप रिवीजन कीजिएगा, इसको समझिएगा और इसको पूरा का पूरा उतार सकते हैं। एकदम इसका डाटा जो है ऑथेंटिक है, कहीं से भी कोई गलत नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात कि इसको इन सब चीजों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे कृषि से संबंधित है क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है, चाहे उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है, या आपको जो लक्ष्य रखा गया है आपको $5 ट्रिलियन का, वो सब जितने भी चीजें मैंने बताई है वो सबको आप याद रखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं जो मैं आगे फिर बताऊंगा, अगला वीडियो में बताऊंगा, पार्ट वाइज करके बताऊंगा। जैसे चीन पर निर्भरता हमारी कम नहीं हुई है, बल्कि सबसे ज्यादा निर्भरता जो है आयात के मामले में 15.5% वो जो है चीन से ही होता है। तो उस पर हम लोग डिटेल्स में उसकी जानकारी रखेंगे। फिर उसके बाद कृषि से संबंधित जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, जैसे एमएसपी की बातें की गई है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी बातें की गई है, और प्लस आपको कृषि में विविधीकरण की बातें की गई है, उसको भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, यानी कि जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग, उसके लिए भी एक अच्छा सा पॉइंट जो है उसको अलग से उसको भी डिराइव करेंगे, उसको भी सही तरीके से बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से और भी है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में किस तरीके से हम प्राथमिकता इस बार जो दिया गया है, सामाजिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत शिक्षा आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उन सब चीजों को भी उसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं, और हमारे इस YouTube चैनल को अगर अच्छा लगा है, मेरे इस समझाने को अच्छा लगा है, तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।